हेलो दोस्तों, आई एम अभिनव सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टॉक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पर। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, ध्यान है आपको, संडे आने वाला है, यानी कुछ इंटरेस्टिंग। बट उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो इंटरेस्टिंग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फन कर पाएँ। सो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अभिनव टॉक्स पर। दोस्तों, मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ बताता हूँ। हिस्ट्री यानी इतिहास। दोस्तों, आपको पता है इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। अब इसे याद कैसे करना है? एच फॉर हिस्ट्री और एच फॉर हेरोडोटस, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस। ठीक, अब इतिहास के हम लोग 3 सब क्लासिफिकेशन करते हैं। वो 3 सब क्लासिफिकेशन इस प्रकार से हैं। फर्स्ट वन इज आपका प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज। सेकंड वन इज आद्यैतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज एंड लास्ट वन इज आपका हिस्टोरिक एज। तो फर्स्ट हमारा है प्रागैतिहासिक काल एंड इसे हम कहते हैं आपका हिस्टोरिक एज। दोस्तों, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, पर प्लीज बुरा मत मानिए और इसी में एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। सेकंड वन इज आपका आद्यैतिहासिक काल एंड लास्ट वन इज आपका ऐतिहासिक काल, इसे हम कहते हैं हिस्टोरिक एज। दोस्तों, हम अब जानते हैं कि इसमें ये हमने 3 क्लासिफिकेशन तो कर लिए, पर हमें पढ़ना है कि इसमें आपके क्या क्या हुआ था, इसमें पढ़ना क्या है इन टॉपिक्स में। तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज में हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज यानी स्टोन से आपको पता चल रहा है, स्टोन मतलब पत्थर, और पत्थर हम सब जानते हैं। तो इसमें पत्थर यूज कौन करता था? पत्थर हम लोग तो ज्यादातर पत्थर की चीजें यूज नहीं करते हैं, पत्थरों की यूज करते थे हमारे पूर्वज यानी बंदर यानी आदि मानव। तो इसमें हम आदि मानव से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में। आदि मानव, ठीक। और इसमें क्या होता है, अब आदि मानवों ने कुछ लिखा कर तो नहीं, तो इसमें हम पढ़ेंगे उनके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो वो इतिहास जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं हो वो होता है हमारा कौन सा? प्री हिस्टोरिक एज। और सेकंड होता है हमारा आद्यैतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज। तो सॉरी, हिस्टोरिक एज नहीं, प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो होते हैं, पर इसमें कोई भी पढ़ नहीं सकता लिखित साक्ष्य। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। और लास्ट वन आपका आता है हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज के 3 पार्ट्स किए गए हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो जो हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो आता है आपका आधुनिक इतिहास में। तो हम स्टार्ट करते हैं आप आज का टॉपिक अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन सी विदेशी कंपनियां आई। तो हमारे देश में शुरुआत में मेनली 5 विदेशी कंपनियां आई, और वो थी, फर्स्ट वन थी हमारी पुर्तगाली, और दूसरी थी हमारी डच, और तीसरी थी अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हम लोग डीपली पढ़ेंगे। एंड फोर्थ वन इज डेन, एंड लास्ट जो आए थे वो आपके थे फ्रांसीसी। हमें सबके बारे में पढ़ना है, हमें इन सब के बारे में पढ़ना है कि पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए, कैसे कैसे आए, इन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई और कैसे अपना व्यापार बढ़ाया, इसके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में आगे पढ़ते हैं पुर्तगाली। तो पुर्तगाली कैसे आए?
सन 1496 की 98 की बात है कि एक पुर्तगाली व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत आया। और कैसे आया भारत? वो समुद्री रास्ते के आया। समुद्री रास्ते किधर से होते हुए? केप ऑफ गुड होप है, आपका देखोगे कभी वर्ल्ड मैप तो उसमें नीचे साउथ अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप है, उसके थ्रू होते हुए वो इंडिया के कालीकट, केरल में कालीकट है वहां पहुंचा। इंडिया के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा वो। कालीकट पे पहुंचने के बाद वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जमोरिन ने उसका स्वागत किया और वो उनसे परमिशन लेके, व्यापार की परमिशन लेके वापस चला गया अपने देश पुर्तगाल। पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है, हम आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। अब फिर बात आती है 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी कोचीन, यहाँ पे एक जगह है कोचीन, वहां पे अपनी पहली फैक्ट्री खोली। पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? कोचीन में खोली। ठीक, फिर उसके बाद 1505 ईस्वी में आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसने क्या किया कि एक शांत और नीले जल की नीति अपनाई। शांत और नीले जल की नीति क्या थी कि जो हमारा हिंद महासागर है इसमें कि इसके रास्ते जितना भी ट्रेड होता था, जितना भी व्यापार होता था, उस पे अपना अधिकार कर लिया। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये पुर्तगालियों द्वारा भेजा गया पहला गवर्नर था जो 1505 ईस्वी में भारत आया। इसके बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसने शांत व नीले जल की नीति अपनाई। नीले जल की नीति अपनाई। अब इसके बाद आता है आपका कौन? इसके बाद आता है आपका अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसने क्या किया? इसने मेनली आपको इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि ये जो पुर्तगाली थे उनकी शक्तियों का वास्तविक संस्थापक था भारत में। तो हमें तीन चीज याद रखनी है कि पहला वास्को डी गामा आने वाला पहला भारतीय था, पुर्तगाली था भारत में, और वो कालीकट बंदरगाह पे आया जहां उसका स्वागत जमोरिन ने किया। और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया, उसने शांत व नीले जल की नीति अपनाई। और अल्फांसो द अल्बुकर्क आया जो वास्तविक संस्थापक था। हमें पुर्तगाली के बारे में बस इतना ही पढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए अब सेकंड आते हैं कौन? उसके बाद आते हैं आपके डच। डच आए थे आपके 1596 ईस्वी में। और जो डच बेसिकली रहने वाले थे वो थे कहाँ के? नीदरलैंड। नीदरलैंड आपका यूरोप में एक कंट्री है, वो उसे कहते हैं नीदरलैंड। जब भी हम ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट वाला टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे यूरोप में आने वाली सारी कंट्री, तो नीदरलैंड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो डच बेसिकली कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के रहने वाले थे। और ये लोग भारत में इतना वो नहीं करना चाहते थे। ये जो एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, उसमें कुछ कंट्रीज हैं उन पे ये अपना स्पाइस मतलब मसाले, वहाँ पे मसाले ज़्यादा होते हैं तो मसालों पे ही अपना अधिकार करना चाहते थे। और भारत आने वाला पहला डच व्यक्ति था वो था हाउंटमैन। और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, वो लगाई थी कहाँ पे? आपके ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है मसूलीपट्टम, जिसे आजकल वर्तमान में हम कहते हैं मछलीपट्टम। तो मछलीपट्टम यानी मसूलीपट्टम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई और वो लगाई थी 1602 ईस्वी में। और हमें बेसिकली डचों के बारे में इतना ही याद रखना है कि ये नीदरलैंड के निवासी थे। पहला डच जो भारत आया था
वो था हंटमैन, और पहली फैक्ट्री डचों ने लगाई थी मसूलीपट्टनम में 602 ईस्वी में। अब इसके बाद आते हैं आपके कौन, अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, जो हमारे देश में आए तो पर बस के रह गए। ब्रिटिशर्स आते हैं, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो इसे मैं अभी स्किप कर देता हूँ क्योंकि हम इसे थोड़ा डीप पढ़ेंगे। अब इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आते हैं आपके फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आते हैं तो फ्रांसीसी पहले भी एक आए थे, वो थे डेन। तो डेन के बारे में कोई ज़्यादा खास जानकारी है नहीं, बस आए मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डेन आए थे, और डेन के बाद आए थे आपके फ्रांसीसी। फ्रांसीसी वो कैसे आए थे? फ्रांसीसी आए थे आपके 1664 ईस्वी में। वहाँ एक फ्रांस कंपनी बनी थी, जो वहाँ के राजा लुई 14 थे, उनका एक मंत्री था कोलवर्ट। उसने मिलके एक कंपनी बनाई और इस कंपनी का पूरा खर्चा फ्रांसीसी शासक उठाते थे। पूरी ये सरकारी कंपनी थी, क्योंकि इसका सारा खर्चा कौन उठाता था? उसकी सरकार उठाती थी, उसके शासक उठाते थे, इसलिए कहते हैं इसे सरकारी कंपनी। ये पूरी तरह सरकारी कंपनी थी, सरकार पर ही निर्भर थी। तो ये 1664 ईस्वी में भारत आई। और किसने बनाई थी? मैंने आपको बताया था, लुई 14 का मंत्री था कोलवर्ट, उसने ये कंपनी बनाई। और 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री, यहाँ पे सूरत है, वहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1668 ईस्वी में सूरत में। किसने लगाई? फ्रांसीसी। तो हमें फ्रांसीसी के बारे में भी इतना ही याद रखना है। बस आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी 1742 से फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कर्नाटिक वॉर्स स्टार्ट हो गई, तो वो हमको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। बट इस वीडियो में हमें इतना ही रखना है। बट अभी हमको और पढ़ना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है? अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया। हम स्टार्ट करते हैं अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया। देखो दोस्तों, बात है कब की? बात है 1599 की। मेरा मैप थोड़ा गड़बड़ बढ़ना है, बट बुरा नहीं, हमें काम चलाना है, बस हमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना है। तो बात है 1599 ईस्वी। 1599 में क्या हुआ कि कुछ विदेशी यानी ब्रिटेन के कुछ बड़े बड़े व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डीप से पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आई, उन्होंने भारत में कैसे अपनी फैक्ट्रियां लगाई, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात है 1599 की। 1599 में क्या था कि ब्रिटेन में कुछ लोग मिले और मिलकर, सॉरी मेरा नक्शा थोड़ा गड़बड़ बन गया है, बट कोई नहीं, हमें काम चलाना है। तो 1599 में क्या हुआ? कुछ व्यक्ति लोग मिले, 4-5 लोग नहीं, सॉरी कहते हैं कि 217 साझेदारियाँ थी इसमें। तो 217 लोग मिले और इन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम रखा लॉर्ड्स ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया। इतना बड़ा नाम रखा उन्होंने कि लॉर्ड्स ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया। इस कंपनी का नाम रखा उन्होंने। अब भैया इन्होंने कंपनी बना ली। अब बनाने के बाद क्या हुआ? ये लोग गए महारानी एलिजाबेथ के पास। ये महारानी है, नाम लगा हुआ है, ये महारानी है
तो महारानी एलिजाबेथ के पास गए परमिशन लेने कि मुझे आप इंडिया मतलब ईस्ट साइड में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें ट्रेड करने की परमिशन दे दो। तो इन्होंने 1600 में दिसंबर 1600 में इन्होंने इन्हें परमिशन दे दी कि आप जो ईस्ट वाली कंट्रीज हैं जैसे चाइना वगैरह है और ये सब आपका इंडोनेशिया मलेशिया जो सारी कंट्रीज हैं उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इन्होंने एक चार्टर पेश किया दिसंबर 1600 में, तो भैया इन्हें परमिशन मिल गई। अब आते आते तो ये लोग आए, आते आते इन्हें 8 साल लग गए। ये लोग 1608 ईस्वी में भारत आ पाए। 1608 ईस्वी में भारत आ पाए। कहाँ पर? सूरत में। सूरत में ये लोग 1608 ईस्वी में भारत आए। अब आने के बाद इन्हें भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए। तो इन्होंने परमिशन किससे ली? उस टाइम भारत में मुगलों का शासन था और मुगल सम्राट जहांगीर थे वहाँ पर। तो जहांगीर से इन्होंने परमिशन ली कि आप मुझे यहाँ पर फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दो। नहीं मिली परमिशन तो भेजा। अब 1608 ईस्वी में महारानी जी चल बसी, यानी जे खत्म हो गई महारानी चल बसी। तो इनकी जो गद्दी संभाली वो संभाली जेम्स फर्स्ट ने। जेम्स फर्स्ट ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था हॉकिंस, उसको भेजा जहांगीर के पास। 1600 ये हॉकिंस साहब आए। हॉकिंस साहब आते हैं 1609 ईस्वी में जहांगीर के पास। उनसे परमिशन मांगते हैं। जहांगीर परमिशन नहीं देता है क्योंकि जहांगीर इन सब का विरोध कर रहे थे भारतीय उस टाइम पर। क्या किया हॉकिंस ने? इन्हें खुश करने की कोशिश की जहांगीर को, तोहफे ला के दिए और जितनी भी लंदन से चीज़ें थी लास्ट के दे सकते थे वो दिए। जहांगीर बाबा क्या हो गए? खुश हो गए और उन्होंने 1613 ईस्वी में यहीं पर कहाँ पर? सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी। इसको? हॉकिंस को। अब पहली फैक्ट्री लग गई तो भाई इनका मन हुआ उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ने वाली बात का, मतलब इनका मन हुआ अपने पैर फैलाने का। हम अब एक से कुछ नहीं रहना है, हमें पूरे भारत में अपना विस्तार चाहिए। तो फिर क्या हुआ? दोबारा अब जेम्स फर्स्ट की चीज और को भेजते हैं। वो भेजते हैं 1615 ईस्वी में थॉमस रो को। इसके पास? जहांगीर बाबा के पास। थॉमस रो को भेजते हैं 1615 ईस्वी में और काफी सारे तोहफे भेजते हैं जहांगीर के लिए। जहांगीर फिर से खुश हो जाता है और खुश होने के बाद जहांगीर इन्हें यानी ब्रिटिशर्स को पूरी इंडिया में आप कहीं भी फैक्ट्री लगा सकते हो जो उसके अधिकार हैं, वहाँ पे आप फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे। तो इस तरह से उन्होंने कई सारी जगह मसूलीपट्टनम में लगाई, त्रावणकोर में लगाई, बंगाल में लगाई, बिहार में कई सारी जगह अपनी फैक्ट्रियाँ कोठियाँ बनाई। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि 1600 में फैक्ट्री बन गई और आते आते 1608 ईस्वी हो गए, तो इन 8 सालों में हुआ क्या? 8 सालों में बता दूं आपको कि उस टाइम पुर्तगाली भी थे इंडिया में, तो समुद्री रास्तों पे पुर्तगालियों का अधिकार था। तो पुर्तगालियों का अधिकार होने के कारण ये इनसे लड़ते थे, काफ़ी सारी फाइट्स हुई। तो फाइट होते होते लगभग 8 सालों में ये लोग भारत आ पाए। तो अब हमने ये तो सीख लिया कि कैसे फैक्ट्रियाँ लगाई इन सब ने, कैसे इंडिया में आए, सब कुछ सीख लिया। अब हमें आगे पढ़ना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कैसे दीवानी राइट्स मतलब कि कैसे वो दूसरों से लगान वसूल सकते थे, कर दीवानी राइट्स कैसे प्राप्त हुए, तो वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में फारूक सैयद ने। अब अगली वीडियो में लोग देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे, कैसे वो इंडिया के उन्हें दीवानी राइट्स प्राप्त हुए, तो वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। बट उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत की पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज करने वाला व्यक्ति। तो भारत की खोज करने का मतलब ऐसा नहीं है कि भारत पहले नहीं था, भारत पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। भारत की खोज करने का मतलब था
कि भारत आने का यूरोपीय देशों से समुद्री जलमार्ग जिन्हें खोजा वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था? 1400 वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। फिर आपको याद रखना है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1503 ईस्वी में कोचीन में, जो हमारा केरल में पड़ता है। ठीक, तो पहली फैक्ट्री कोचीन, पुर्तगालियों ने लगाई पहली फैक्ट्री कोचीन में, कब? 1503 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रिंटिंग, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस पहली बार लाई गई थी, वो लाई गई थी गोवा में 1556 ईस्वी में, और वो भी पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। फिर नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि भारत में तंबाकू की खेती किसने स्टार्ट करी? तो भारत में तंबाकू की खेती भी स्टार्ट करने वाले पुर्तगाली ही थे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में गोथिक कला, एक गोथिक कला होती है, आर्किटेक्चर होता है, इस तरह से आपको मंदिर दिखते हैं, मतलब आपने देखा होगा ये बड़े बड़े से प्लस लगे होते हैं उन ऊपर, ये क्रिश्चियंस के, तो इसे कहते हैं हम गोथिक कला। तो इसको जो भारत में लेकर आए थे वो भी पुर्तगाली ही लाए थे, बट इसका जो पैदा हुई, मतलब इसका जन्म हुआ था इस कला का, वो हुआ था आपका फ्रांस। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भारत में आने वाला पहला डच व्यक्ति कौन था? तो मैंने बताया था आपको, हाउंटमैन भारत में आने वाला पहला डच व्यक्ति था। और अगला आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाई? फ्रांसीसियों ने भी सूरत में ही लगाई अपनी पहली फैक्ट्री। तो दोस्तों आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।